Hello everybody and welcome all of you. Today I am going to talk about the law of returns, Utpatti ke niyam. In the earlier video, I told you about the law of variable proportion and you know that this law had three stages of production. First, stage of increasing return, stage of decreasing return number 2 and number 3 stage of negative return. और इन्हीं के आधार पर उत्पत्ति के भी तीन नियम होते हैं और जिन्हें हम उत्पत्ति लॉ ऑफ रिटर्न का संदर्भ शॉर्ट रन इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप से है। शॉर्ट रन में आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमें इनपुट को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट रन में इनपुट के जो भी हमारे पास फैक्टर्स हैं वो सारे वेरिएबल नहीं होते। कुछ फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन आर फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन। तो जैसे हम अन्य फैक्टर्स को फिक्स रख के वेरिएबल फैक्टर्स को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो उससे हमारे उत्पादन में रिटर्न में सबसे पहले स्टेज में तो वृद्धि होती है, एक सर्टेन पॉइंट तक वृद्धि होती है, फिर उसके बाद हमारा जो प्रोडक्शन में जो इंक्रीमेंट है वो घटने लग जाता है, तो सेकंड स्टेज में पहुंचते हैं हम डिमिनिशिंग रिटर्न में। और उसके बाद फर्दर अगर हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स को अगर और हम इंक्रीज करते हैं तो जो मिलने वाला जो रिटर्न होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जिसको हम नेगेटिव रिटर्न ऑफ स्टेज की रिटर्न की स्टेज इसको हम कहते हैं। तो शॉर्ट रन में हम फैक्टर्स के इनपुट के प्रोपोर्शन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल को हमने अगर फिक्स रखा तो हम लेबर के प्रोपोर्शन को बढ़ाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो कैपिटल और लेबर का प्रोपोर्शन था वो 1:2 था, 1 कैपिटल 2 लेबर। और प्रोडक्शन हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 यूनिट है, तो अगर हमें अपने प्रोडक्शन को डबल करना है शॉर्ट रन में तो कैपिटल तो इतनी जल्दी हम चेंज नहीं कर सकते, शॉर्ट रन में हम दूसरी मशीन नहीं ला सकते, तो कैपिटल तो हमें 1 ही रखना होगा। लेकिन इसके लिए हमें अपने प्रोडक्शन को डबल करने के लिए हमें लेबर्स की संख्या को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो यानी कुल मिला के शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं, अपने प्रपोर्शन को चेंज करते हैं। जबकि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का संदर्भ इनपुट आउटपुट के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से है। और लॉन्ग टर्म में बहुत सारा समय होता है। लॉन्ग टर्म में जितने भी प्रोडक्शन के जो भी इनपुट हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, वो सारे वेरिएबल हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम अपने पूरे स्केल को चेंज कर सकते हैं, स्केल को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए एक कैपिटल और 2 लेबर की आवश्यकता होती है। और लॉन्ग रन में अगर हमने अपने प्रोडक्शन को अगर डबल करना है तो हमारे पास इतना समय है, हम कैपिटल को भी डबल कर सकते हैं और लेबर को भी डबल कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में स्केल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्केल में माना कि प्रोपोर्शनेट चेंज होगा, पहले 1:2 था लेबर और कैपिटल का रेशियो, अब 2:4 हो जाएगा। 2:4 को भी अगर हम छोटा करेंगे तो 1:2 हो जाएगा। तो यानी कि स्केल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा लॉन्ग रन में। तो लॉ ऑफ रिटर्न की 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट में इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड में डिमिनिशिंग रिटर्न और थर्ड में नेगेटिव रिटर्न। उत्पत्ति के नियम की पहली अवस्था इंक्रीजिंग रिटर्न की है, जिसे हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न या लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट कहते हैं। इस अवस्था में हम जिस अनुपात में वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं रिटर्न में उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है। सपोज दैट हमने वेरिएबल फैक्टर्स को 10% से इंक्रीज किया तो रिटर्न में मे बी 20% का इंक्रीज होता है। तो प्रोडक्शन में रिटर्न में इंक्रीज होने की वजह से कॉस्ट में कमी होती है, तो इसलिए इसको हम डिक्रीजिंग कॉस्ट कहते हैं, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट कहते हैं। तो इस तरह से यह पहली अवस्था एक सर्टेन पॉइंट तक चलती है। उसके बाद फर्दर अगर हम अपने इनपुट में वेरिएबल फैक्टर्स में अगर इंक्रीमेंट करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है, रिटर्न है, वो डिमिनिश होने लग जाता है।
जो सेकंड स्टेज होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जिसको हम कहते हैं। और रिटर्न डिमिनिश हो रहा है तो इसलिए कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है, इसलिए इसको हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट कहते हैं। इन दोनों अवस्थाओं के बीच में, इन बिटवीन दीज टू स्टेज देयर इज स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। तो जहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न की स्टेज खत्म होकर डिमिनिशिंग स्टार्ट होती है, तो कुछ समय के लिए, एक बहुत ही शॉर्ट पॉइंट के लिए, वहाँ पे एक जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न। तो इस तरह से तीन ये उत्पत्ति के नियम हो जाएंगे, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, और थर्ड हो जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। अब इनको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। पहला लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जिसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट भी कहते हैं। इट अप्लाइज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जैसे बात है पहली स्टेज है तो इनिशियल प्रोडक्शन स्टेज में ही लागू होगा। ड्यू टू इंक्रीज इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज द फॉलोइंग ऑल्सो इंक्रीज अप टू अ पॉइंट, एक सर्टेन लिमिट तक ये बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में एमपी भी बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, और मार्जिनल प्रोडक्शन में इंक्रीज की वजह से एवरेज प्रोडक्शन में भी क्या होता है, बहुत तेजी से वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जैसे अपने हम वेरिएबल फैक्टर्स में थोड़ा सा भी अगर चेंज करते हैं तो उससे मार्जिनल प्रोडक्शन में, यानी एक एडिशनल यूनिट बनाने में, टोटल प्रोडक्शन में बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। आप देख सकते हो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, एवरेज प्रोडक्शन से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब थोड़े से अनुपात को हमने थोड़ा सा चेंज किया तो टोटल प्रोडक्शन में, कुल उत्पादन में क्या होती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न। तो रिटर्न में इंक्रीज होगा तो इसका मतलब कॉस्ट में क्या होगा, कमी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज की वजह से जो प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है उसका कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट है, देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट से भी नीचे है। तो इसका मतलब कॉस्ट क्या होगी, इसमें बहुत कम होगी, और इसलिए जो है इसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। जैसे जैसे हमारा टोटल वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, कम होते हुए आ रही है। पर लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, द फॉलोइंग ऑल्सो इंक्रीजेज अप टू अ सर्टेन पॉइंट, ये जो कंडीशन है एक सर्टेन पॉइंट तक ही जो है लागू होगी। ठीक है ना। तो जहां पर से ये जो आपका एमपी है ये कम होने लग जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन कम होने लग जाएगा, तो वहां से मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, और सेकंड वाली स्टेज वहां से स्टार्ट होगी। अब अब सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, या उत्पत्ति ह्रास नियम। ठीक है, रिटर्न कैसा है, डिमिनिशिंग है, तो कॉस्ट कैसी हो जाएगी, इंक्रीजिंग। डिमिनिशिंग रिटर्न और कॉस्ट की टर्म्स में बात करेंगे, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। In this stage, the output not increased in the proportion in which productive resources are being introduced. अर्थात जिस प्रोपोर्शन में हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं उस प्रोपोर्शन में आउटपुट में इंक्रीजमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम 10% से अपने वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आउटपुट में जो चेंज होता है, रिटर्न में जो चेंज होता है वो मे बी 8% और 5% और कुल मिला के लेस देन 10% होता है, यानी कि जो हम वेरिएबल फैक्टर्स में जो हम चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यानी मार्जिनल यानी मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, 0 तक, और एवरेज प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। अब देखिए इसको, देखिए आप मार्जिनल प्रोडक्शन को देखिए, यानी कि जैसे जैसे हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा रहे हैं, सपोज दैट लेबर को हम मानते हैं, लेबर्स की संख्या को हम अगर बढ़ा रहे हैं, तो एक एडिशनल लेबर को
एक एडिशनल लेबर को एम्प्लॉय करने से जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन हो रहा है वो लेबर बढ़ाने में क्या हो रहा है, देखो घटता हुआ आ रहा है ना। पहले इतना प्रोडक्शन था, फिर हमने लेबर को बढ़ाया, फिर इतना प्रोडक्शन हो रहा है, और ये आते आते कहाँ तक आ जाएगा, जीरो तक आ जाएगा। ठीक है। और कॉस्ट के संदर्भ में अगर हम बात करें, देखिए जो मार्जिनल कॉस्ट है इस सर्टेन पॉइंट जिसकी बात हो रही थी, उसके बाद देखिए मार्जिनल कॉस्ट भी कैसे होने लगी है, बढ़ने लगी है, एवरेज कॉस्ट से भी ऊपर हो गई है। ठीक है। तो ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न है इसकी मेन वजह ये है कि अगर हम किसी मशीनरी को या किसी एसेट्स को अगर हम उसकी एक ऑप्टिमम लेवल से अगर ज़्यादा उसको हम ऑपरेट करते हैं तो उससे मिलने वाला रिटर्न कैसे हो जाएगा, घटता हुआ प्राप्त होगा। फॉर एग्जांपल सपोज दैट एक बस है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 50 पैसेंजर्स है, तो अगर उसको हम 40 पर रन कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो यानी कि जो रिटर्न होगा वो कम होगा। 45 करेंगे बढ़ेगा, अप टू 50 तक क्या होगा, ये बढ़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम उसमें और पैसेंजर्स को अगर उसमें एकोमोडेट करेंगे तो उससे मिलने वाला जो यानी कि एक हिसाब से आउटपुट कह लीजिए या रिटर्न कह लीजिए, तो वो कैसे होने लग जाएगा, डिमनिश होने लग जाएगा। ठीक। तो यानी कि वो सर्टेन पॉइंट अगर हम एक बाकी को स्थिर रखकर अगर हम एक फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे तो डेफिनेटली एक ऐसी लिमिट आएगी जहां से क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्शन घटने लग जाएगा। ठीक। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न का। इनके बीच में, इन दो स्टेज के बीच में यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच में कुछ समय के लिए ही सही एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे जो रिटर्न है वो कांस्टेंट रहता है, जिसको हम उत्पत्ति क्षमता नियम कहते हैं। ठीक। क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न अगर कांस्टेंट है तो कॉस्ट भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है। देखिए देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर नाइदर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न नॉर द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट्स बट देयर इज इंस्टेड कांस्टेंट रिटर्न, जहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट क्या होता है, रिटर्न होता है। ठीक। तो यहाँ पे यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा और एवरेज प्रोडक्शन भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप इसमें देख सकते हो, एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और ये स्थिति कहाँ पे आएगी, देखिए ये फर्स्ट स्थिति थी। ठीक है। फर्स्ट में यानी जो इंक्रीजिंग रिटर्न था, इंक्रीजिंग रिटर्न की वजह से क्या हो रहा है, देखो मार्जिन एवरेज कॉस्ट भी कम हो रही थी, मार्जिनल कॉस्ट भी कम हो रहा था। ठीक है। फिर यानी इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया होगा। फिर हम सेकंड स्टेज में आए थे जिसमें मार्जिनल कॉस्ट यानी कि जो डिक्रीजिंग रिटर्न की थी, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, एवरेज कॉस्ट बढ़ रही। तो जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, भले ही ये बहुत अल्प समय के लिए होगी लेकिन एक ऐसी स्थिति होगी। ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट रिटर्न। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है। और प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको बात करेंगे तो एवरेज प्रोडक्शन बराबर क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, एक स्थिति ऐसी होगी बीच में जब हम फैक्टर्स को 10% से अगर इंक्रीज कर रहे हैं अपने वेरिएबल फैक्टर को, तो आउटपुट में भी कितना चेंज होता है, 10% ही जो है आउटपुट में भी चेंज होता है। ठीक। तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न की स्टेज, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। इसके बाद है कॉजेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न लॉ के लागू होने के क्या कारण है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का इकोनॉमिक्स में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसके लागू होने के कारण क्या है, देखिए पहला है इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सारे नंबर एक तो स्केयर हैं, लिमिटेड हैं, और तीसरे वो क्या हैं, इनडिविजिबल हैं। इनडिविजिबल का मतलब ये हुआ कि उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में यूज नहीं करते, बांट नहीं सकते उनको हम। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको एक बस का एग्जांपल दिया, अगर बस की जो सीटिंग कैरिंग कैपेसिटी है अगर वो 50 सीट से है तो 50 सीट से इसका ऑप्टिमम लेवल है, यहाँ तक तो हमें ये बेनिफिट देगा, रिटर्न इसका अच्छा होगा। तो इसके बाद अगर हम इसमें ज़्यादा पैसेंजर्स को और बैठाने लग जाएंगे तो ये अब हमें क्या होगा, इससे मिलने वाला जो रिटर्न है वो डिमिनिशिंग हो जाएगा। दूसरा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब हम शॉर्ट रन में क्या करते हैं, हम सारे फैक्टर्स शॉर्ट रन में वेरिएबल नहीं होते हैं, तो कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं।
तो हम यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर को तो चेंज नहीं करते, लेकिन वेरिएबल को हम चेंज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो एग्जांपल है वो कैपिटल प्लस लेबर का है। अगर हम कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम प्रोडक्ट कैपिटल और लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, तो शॉर्ट रन में हम कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते, नई मशीनें नहीं लाते, तो हम सिर्फ किसको चेंज करते हैं, लेबर को। तो यानी लेबर को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किससे, कैपिटल से, या कैपिटल का सब्स्टिट्यूशन हम किससे कर रहे हैं, लेबर से, जो कि क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इसलिए भी जैसे जैसे हम इनको बढ़ाते जाते हैं तो हमें जो रिटर्न मिलता है वो डिमिनिशिंग होता है, घटता हुआ प्राप्त होता है। तीसरा है मैनेजरल एफिशिएंसी। अगर शॉर्ट रन में फर्म अपने जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो यानी कि हम कह सकते हैं जो एक अनुकूलतम जो उसका उत्पादन स्तर है, उससे अगर ज़्यादा उत्पादन करने लग जाती है, तो इससे मैनेजरल एफिशिएंसी या अकुशलता की स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है, जिससे अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की वजह से जो है, जो रिटर्न है वो डिमिनिशिंग होने लगता है। चौथा पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ वन एंड मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक फैक्टर को हम फिक्स मानते हैं और एक को वेरिएबल मानते हैं। तो यानी कि मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स कैसे होते हैं, उसमें फिक्स होते हैं, शॉर्ट रन में उनको हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ वेरिएबल फैक्टर्स को हम चेंज करते हैं, जिसकी वजह से भी वो यानी कि एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते, वो एक दूसरे का विकल्प नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए भी क्या हो जाता है, रिटर्न जो है घटता हुआ प्राप्त होने लग जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, फायदा हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।